हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक की जो सीरीज चल रही थी उसका ये थर्ड वीडियो मैं बना रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने आई थिंक सो अराउंड 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। सो हम आगे के जो हमारे आगे के 30 या फिर 25 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, देन आर लाइक दिस टॉपिक विल बी फिनिश एंड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विल बी डन फॉर लाइक बायोमोलिक्यूल टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो मैं कराने जा रही हूँ दैट विल बी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी। बिकॉज आप अगर अपना एमडी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 7 मार्क्स का है वो टॉपिक कम्प्लीटली, तो उसे भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए, आंसर्स दिए कमेंट में। You can give answers in the comment section also before I reveal the solution. तो चलिए जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी वर ऑन 67 या मुझे आ रहा है वी वर ऑन 67। ओके या सो here are the first question. BDNA base pairs are generally BDNA के जो बेस पेयर्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? They are nearly perpendicular to helix, completely parallel to axis, absent या फिर made up of amino acid। तो BDNA के जो बेस पेयर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं हेलिक्स एक्सिस से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADNA बेस पेयर्स आर, जो ADNA होता है इसके बेस पेयर्स कैसे होते हैं? स्ट्रांगली टिल्टेड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक्सिस, ऑलवेज अनपेयर्ड, लेफ्ट हैंडेड ओनली या मेड अप ऑफ राइबोसोम। तो इसका आंसर है स्ट्रांगली टिल्टेड होते हैं, डिस्प्लेस फ्रॉम द एक्सिस, शायद मैंने ऊपर ही बताया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए अडॉप्ट, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो वो किस फॉर्म का अडॉप्ट करता है डीएनए की? बी फॉर्म को, ए फॉर्म को, जेड फॉर्म को या फिर किसी भी फॉर्म को नहीं? तो इसका आंसर है डबल स्टैंडर्ड ए फॉर्म को अडॉप्ट करता है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, RNA cannot easily form bDNA like duplex because RNA इतनी easily नहीं फॉर्म कर सकता bDNA like duplex because सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, लैक ऑफ फॉस्फेट होता है, लैक ऑफ बेसिस होते हैं या फिर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली bDNA है तो बेसिस तो होंगे, उसमें फॉस्फेट भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड्स पे भी काफी अच्छा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन ट्रांसफर और नो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इसका आंसर है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेप्टाइड चेन फोल्डिंग या फिर बेस स्टैकिंग होना। तो जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं जो आयंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन DNA base pairing and protein secondary structure, only fat storage, only mineral formation, only peptide bond formation। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं, तो मेन उनका क्या काम होता है? डीएनए के बेस पेयरिंग बनाना और प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डबल फोर्सेस अराइज ड्यू टू टेम्पररी डाइपोल, पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर कोवलेंट पॉलीमराइजेशन। तो हमारे जो वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं जो कि एक तरह से वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो टेम्पररी डाइपोल्स की वजह से बनती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
Next question. Hydrophobic interaction occur because non-polar groups, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो इंट्रैक्शन होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर रिपेल करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इंट्रैक्शन नॉन पोलर ग्रुप्स के बीच में क्यों होती है? अवॉइड वाटर के लिए, कि वाटर को अवॉइड करें। फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड विद वाटर, बिकम चार्ज ऑलवेज, लॉस ऑल एटम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू अवॉइड वाटर, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को रिपेल करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। सॉल्ट ब्रिज इन प्रोटीन आर एग्जाम्पल ऑफ, जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इलेक्ट्रो सॉल्ट ब्रिज जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इन डीएनए बैकबोन इज, जो बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस इन अ न्यूक्लियोटाइड इज, अब पहले हमने देखा कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वो होते फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर कॉमनली फाउंड इन, अब किसमें होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, प्रोटीन, लिपिड या फिर स्टीरॉयड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो शुगर के बीच में बन रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स में होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। एस्टर बॉन्ड आर फाउंड इन, इसका भी बहुत आसान आंसर है ट्राइग्लिसराइड, डीएनए बेस पेयर, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर है सेलुलोज चेन। So ester bond are formed between triacyl glycerols. Option number A. Disulfide bond are important in stabilizing, जो disulfide bond होते हैं किसे stabilize करते हैं एक तरह से? प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर, डीएनए बेस पेयर, या फिर स्टार्च ग्रेन्यूल, या फिर लिपिड बाइलेयर ओनली। तो इसका आंसर है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। बेस स्टैकिंग इन डीएनए इज मेनली ड्यू टू, जो बेस है वो स्टैक किस फोर्स या फिर बॉन्ड की वजह से हो पाते हैं? तो इसमें मेनली दो फोर्स या बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, वंडरवॉल एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ए टी बेस पेयर इन डीएनए है, जो ए और टी बेस पेयर होते हैं एडेनिन और थाइमिन, इनके बीच में कौन कितने बॉन्ड्स बनते हैं? एक बॉन्ड होता है, दो होते हैं, तीन, या फिर कितने? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम जी एंड सी, guanine साइटोसिन बेस पेयर ऑफ डीएनए में कितने बॉन्ड्स बनते हैं इनके बीच में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बायोमोलिक्यूल्स मेनली इंक्लूड, ये काफी अभी हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे थे हमें पता चल रहा है ऑप्शन से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? जो हमने इतनी बातें पढ़ी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन स्टोर एनर्जी, उसे एनर्जी को स्टोर करने का एक फॉर्म होता है, उससे सप्लाई भी करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्टार्च इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन, अब स्टार्च एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज का काम करता है। तो किस में काम करता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, वायरस में, ह्यूमंस में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लांट्स में। सेम ग्लाइकोजन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन,
ग्लाइकोजन एनिमल्स और फंगी में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज फंक्शन मेनली एस, सेलुलोज किस चीज में मेन फंक्शन या रोल प्ले करता है, तो इट हेल्प इन मेकिंग द सेल वॉल ऑफ मेनली ऑफ प्लांट्स, जो सेलुलोज होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। लिपिड मेनली फंक्शन इन, लिपिड का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, प्राइमरी जेनेटिक कोडिंग, डायरेक्ट पेप्टाइड सिंथेसिस, डीएनए बेस पे। तो लिपिड का मेन फंक्शन कहता है एनर्जी स्टोर करना और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बनी होती है हमारी, तो उसी फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ट्राइएसाइल glycerols are mainly used for long-term energy storage, DNA replication, protein folding या फिर star digestion। तो long-term energy storage, it is a form of lipid only, triacyl glycerol। तो long-term energy storage के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। Phospholipids are important for cell membrane formation, peptide bond synthesis, DNA coding only या स्टार स्टोरेज only। तो फॉस्फोलिपिड अभी मैंने ऊपर आपको बताया किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन परफॉर्म ऑल एक्सेप्ट, प्रोटीन का क्या काम होता है, कैटालिसिस यस, ट्रांसपोर्ट yes, structural support yes, primary storage of hereditary information no। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। Nucleic acid mainly function in storage and expression of genetic information, fat storage only, cell wall formation only या heat insulation only। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, storage and expression of genetic information। ATP function as, ये हम सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन तो आई थिंक किसी का गलत ही नहीं हो सकता। तो एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। NAD and FAD function mainly as electron carrier, structural sugar, storage protein, cell wall fiber। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं NAD और FAD, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं हमारे जो ETC साइकिल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट एज, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, तो इट इज लाइक अ मेम्ब्रेन कंपोनेंट एंड स्टीरॉयड प्रिकर्सर। कई बार इसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि स्टीरॉयड का प्रिकर्सर कौन होता है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे लिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका आंसर कोलेस्ट्रॉल होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोलेजन इज मेनली, कोलेजन जो हमारे स्किन में भी होता है, तो वो मेनली एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। हीमोग्लोबिन फंक्शन इन, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, सभी को पता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है, O2 का ट्रांसपोर्ट कराती है टिश्यूज तक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। And here comes our final question of the series. Enzymes are important because they, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्पीड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, स्टोर जेनेटिक कोड, फॉर्म सेल वॉल या फिर एक्ट एज फैट्स ओनली। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, बल्कि इसका आंसर काफ़ी इजी है, आई थिंक सब सभी को पता चल गया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इसका आंसर। सो ऐसे ही हमारी ये वाली सीरीज खत्म होती है बायोमोलिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। इसकी इसके जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मुझे लगे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस, जहाँ हम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कवर अप करने में हमें बेसिक क्वेश्चंस को, तो मैंने कवर किए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट पे चलूँगी जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाली, जिसकी वीडियोस
1-2 दिन में ही मेरी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आएगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच पाए एग्ज़ाम से पहले और वो भी प्रिपरेशन कर पाए। सो दैट्स फॉर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।